हेलो एवरीवन। आज हम लोग दो टॉपिक को क्लियर करेंगे। एक है हम लोगों का सविनय अवज्ञा आंदोलन और दूसरा जो रहेगा हम लोगों का भारत छोड़ो आंदोलन। तो हम लोग पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ देते हैं। इससे पहले देखिए है क्या कि भारतीय इतिहास का जो आधुनिक वाला हिस्सा है ना, जो पार्ट 3 का सिलेबस में है आप लोगों का, ये काफ़ी अच्छा इस मामले में है कि इसके लिए हमको सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखित सोर्स में उपलब्ध हो जाता है। तो पहले एक कहानी के रूप में ब्रीफ में समझने का कोशिश कीजिए। ये जो हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य नायक रहे, जो मेन केंद्र में नायक रहे, वो हमारे गांधी जी थे। ठीक है, इनके द्वारा चलाया गया जो 3 प्रमुख जन आंदोलन है, हम लोग बात कर रहे हैं जन आंदोलन का। ठीक, क्योंकि इन्होंने और भी आंदोलन चलाए जिसको हम लोग जन आंदोलन नहीं कहते हैं। जैसे बिहार में पहला आंदोलन इनका रहा चंपारण सत्याग्रह, फिर खेरा आंदोलन, फिर अहमदाबाद का आंदोलन, फिर केरल के कुछ आंदोलन इन्होंने चलाए। आज़ादी के बाद भी बंगाल के नवाखली वगैरह में आंदोलन रहा इनका, लेकिन उन सबको जन आंदोलन नहीं कह सकते क्योंकि उनका स्तर पूरे भारत पर नहीं पड़ रहा था। तो जन आंदोलन उनको कहेंगे जिनका प्रभाव, जिनका प्रसार संपूर्ण भारत में था। तो गांधी जी ने 3 जन आंदोलन, अगर आप लोगों को आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है तो कृपया ईयरफोन लगा लें और थोड़ी सी कोऑपरेट करें तो हम आपको याद करवा देंगे, तो रटने की ज़रूरत नहीं होगी। वैसे भी काफ़ी व्यस्त हैं आप लोग। तो पहला देखते हैं, जन आंदोलन की बात करते हैं। तो जन आंदोलन की 3 जन आंदोलन गांधी जी ने चलाई। पहला जो आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ वो है असहयोग आंदोलन। आप जाके मेरे चैनल में देखिए, जिस चैनल में ये वीडियो है, असहयोग आंदोलन, वो पहला ये पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक, और दूसरा है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, और तीसरा है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। अगर तीनों आंदोलन की हम बात करते हैं तो ये 1920 से 22 रहा, ये 1930 से 35 बोल सकते हैं, लेकिन 32 तक ही इसकी प्रभाव है। ठीक है, उसके बाद ये 1942 में चला हुआ भारत छोड़ो आंदोलन है। तो ये तीनों आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया जन आंदोलन है। तो हम लोग इनमें से ये खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं। टाइम पीरियड तो देख लिए, इसकी शुरुआत कहाँ हो रही है, 1932 में इसकी शुरुआत हो रही है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसकी कुछ भूमिका बनेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या लिखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया दूसरा जन आंदोलन है। गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया दूसरा जन आंदोलन है, जिसका इस प्रभाव संपूर्ण भारत के स्तर पर रहा है। ठीक है, अब यह सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दांडी मार्च से इसकी शुरुआत हुई है, और इसको नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया अहिंसक सत्याग्रह थी। ठीक, अब बात करते हैं इसकी शुरुआत की। भूमिका आप लोग ले लेंगे, क्या लिखेंगे भूमिका में, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया दूसरा सबसे बड़ा जन आंदोलन है। ये आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में होती है। गांधी जी ने इसको अपनी अहिंसक के सिद्धांत पर ही इस आंदोलन को चलाया। इसका स्तर संपूर्ण भारत पर रहा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसकी शुरुआत नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा से हुई, इसीलिए इसे दांडी मार्च से जोड़कर देखा जाता है, एवं इन्हें नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं, ये भूमिका हो गई। अब इस आंदोलन की कारण को हम लोग देखेंगे, इनका कारण क्या था। ठीक, इनका कारण सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो सबसे बड़ा कारण है, इसको समझिए, क्योंकि हम बोले नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई है। देखिए, हुआ क्या था उस समय, एक ऐसे समझिए कि अगर कोई व्यक्ति उस समय जमीन पर बिखरी हुई एक मुट्ठी नमक अपने हाथ से उठा लेता, नमक की बात कर रहे हो, नमक अगर हाथ से उठा लेता तो उस पर जुर्माना हो जाती। इतनी व्यापक स्तर पर नमक पर कानून लगा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ये कानून क्या था, अंग्रेजों ने नमक का उत्पादन एवं बिक्री पर संपूर्ण एकाधिकार यूरोपीय कंपनियों को दे दी थी, और भारतीयों को नमक बनाने, उसका बिक्री करने और पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। चूंकि नमक मनुष्य की जीवन की सबसे छोटी, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक चीज है, इसीलिए क्योंकि इस पर आम आदमी, जो गरीब आदमी नमक रोटी के सहारे जीते हैं, उन पर भी, उनका भी जीवन प्रभावित होता। तो इसीलिए गांधी जी ने इस आंदोलन को साधारण स्तर पर नहीं लिया, काफ़ी मतलब व्यापक स्तर पर इस पर ध्यान देकर काम चलाई, यानी आंदोलन को चलाई गई।
ठीक है। तो पहला कारण क्या हुआ, अंग्रेजों ने नमक के बिक्री पर और उत्पादन पर पूर्णतः यूरोपीय कंपनियों को एकाधिकार दे दिया था। एकाधिकार का मतलब तो समझ रहे हैं, मतलब सिर्फ वही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता, वो उसका एक लौता अधिकार हो गया। ठीक, जिस कारण से गांधी जी ने यह आंदोलन की शुरुआत की। इससे क्या प्रभाव पड़ा वो लिख देंगे कि आम आदमी की जीवन प्रभावित होती, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ठीक है। दूसरा, ये भी इसमें लिख देंगे, यह इतना सख्त कानून था कि एक मुट्ठी भी अगर कोई व्यक्ति उठा लेता जमीन से तो उस पर भी जुर्माना लगा दी जाती थी। अगला है 1928 में ही, पहला तो हो गया क्या, नमक कानून। ठीक, दूसरा देखिए क्या है कि 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया था। भारत में साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी याद है, साइमन कमीशन पता है कि भारत में किस प्रकार का प्रशासन चल रहा है इसके लिए जांच करने और उसके बाद नए कानून बनाने की सुझाव देने के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की गई थी। क्योंकि भारत में कानून बनाने के लिए इस कमीशन की नियुक्ति थी और इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसीलिए भारतीयों ने इनका विरोध किया था। भारतीयों ने क्या किया था, इनका विरोध किया था। तो साइमन कमीशन को सफेद कमीशन, व्हाइट मैन कमीशन के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि सभी के सभी इसमें गोरे थे। ठीक है। तो साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए, भी इस आंदोलन का शुरुआत किया गया था। तीसरा अगर कारण हम इनको देखें तो भारतीयों को, अगला कारण अगर हम देखें तो भारतीयों को गैर कानूनी रूप से क्या किया जाता था, गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार कर ली जाती थी। गैर कानूनी रूप से भारतीयों की गिरफ्तारी हो जाती थी, और गैर कानूनी रूप से जब भारतीयों की गिरफ्तारी होती थी तो ऐसे स्थिति में आपको पता है क्या हाल होगा। तो जो भी अंग्रेज के खिलाफ बोले या ना बोले, अगर शक के आधार पर भी, हालांकि रोलर एक्ट जैसी स्थिति इस समय नहीं थी, लेकिन बहुत ज्यादा अवैध गिरफ्तारी हो रही थी और जैसा स्थिति तो था ही। और आपको हम बताए थे कुछ पॉइंट जो हमेशा हर जगह काम देगा हर आंदोलन में, वो क्या था, आर्थिक तंगी, मतलब बहुत ज्यादा गरीबी, अत्याचारी हो गई थी। आर्थिक तंगी में क्या बोल सकते हैं कि टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिया गया था, टैक्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी। अगला पॉइंट जो हर जगह लिख सकते हैं, आर्थिक तंगी, टैक्स। उसके बाद क्या है, बेरोजगारी। टैक्स से ही जुड़ा हुआ एक और पॉइंट आप बना सकते हैं, वो क्या है, महंगाई। ये सब जो सदाबहार पॉइंट है, ये सब आप शुरू में लिखेंगे, उसके बाद ये सदाबहार पॉइंट जो हर भारतीय आंदोलन में चलेगा वो क्या है कि आर्थिक तंगी आ गई थी, टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिया गया था हर चीजों पर, बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी, महंगाई की स्तर बहुत ज्यादा अधिक हो गया था, अंग्रेज इनके लिए कोई भी कदम नहीं उठा रहे थे। इस कारण से भारतीयों में एक गुस्सा फूटी और इसकी शुरुआत की गई। अब आप हेडलाइन लिखाएंगे इसके बाद कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। इस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई। गांधी जी अपने 72 अनुयायियों के साथ, 72 इसके डिसाइपल रहे, अनुयायी रहे, 72 अनुयायियों के साथ का साबरमती आश्रम से भारत का जो पश्चिमी तट है, भारत का पश्चिमी तट, यहाँ गुजरात, ठीक है, तो साबरमती आश्रम से अपने 72 अनुयायियों के साथ गुजरात के कौन सा तट, दांडी, एक जगह है समुद्र के किनारे, दांडी तक पैदल यात्रा करते हैं। उसके बाद रास्ते में इनके और भी सब बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं और वहां दांडी पहुंचकर ये अपना नमक, समुद्र के जल से नमक बनाते हैं और उसके बाद पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया जाता है। शुरुआत यहाँ से होती है। पटना में आपके राजेंद्र प्रसाद बाबू हैं, वो नमक बनाकर कानून का उल्लंघन करते हैं। उसी प्रकार भागलपुर में जो है हमारे जो श्री कृष्ण सिंह है वो नमक बनाकर कानून का उल्लंघन करते हैं। केरल में आपका जो है अली मुसलियार साहब है, वो नमक बनाकर कानून का उल्लंघन करते हैं। मतलब इसी तरह देश के अलग अलग भागों में नमक कानून का जो है उल्लंघन किया जाता है कि नहीं भाई, एकाधिकार नहीं देंगे हम भारतीयों का ये अधिकार। अब ये मत सोचना कि पटना में समुद्र नहीं है तो कैसे बनेगा नमक। नमकीन मिट्टी से नमक बनाया गया, कम मात्रा में, बस कानून ही तो तोड़ना था। ठीक है, तो 72 अनुयायियों के साथ जो है साबरमती से दांडी तक चलते हैं और पद यात्रा करके दांडी पहुंचकर अपना नमक बनाते हैं और नमक कानून का उल्लंघन करते हैं, जहां से फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। अब आते हैं इस आंदोलन का परिणाम, एक बार फिर रिवाइज कर लें। गांधी जी के नेतृत्व में दूसरा जन आंदोलन है, क्लियर है, अहिंसक आंदोलन थी। ठीक है, नमक कानून के विरोध में इस आंदोलन की शुरुआत की गई और ये संपूर्ण देश स्तर पर चलाया गया आंदोलन था। इसका कारण क्या है, नमक कारण, टैक्स जो भी है। उसके बाद सख्त कानून, साइमन कमीशन का विरोध करना,
भारतीयों पर गैर कानूनी क्या है, गिरफ्तारी, और बाकी सदाबहार पॉइंट जो हर जगह चलते हैं। अब इसकी शुरुआत कैसे हो गई बताए, दांडी से साबरमती तक, साबरमती से दांडी तक 72 अनुयायियों के साथ दांडी पहुंचना, नमक बनाना, नमक कानून का उल्लंघन करना, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं इनका परिणाम क्या क्या हुआ। तो 1 मिनट रुकिए, हम लोग देख लेते हैं इनका क्या क्या परिणाम है। तो आप लोग सोचिए क्या परिणाम रहा होगा। देखो इस समय जो है ना भारत में वायसराय जो है वो इरविन साहब है, ठीक। तो इरविन को लग रहा है ऐसे गांधी टर्टर कर रहा है, इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं, ठीक है। और आपको पता है ना मौलिक विचार सिर्फ एक आदमी के दिमाग में आती है, चाहे जब भी हो, चाहे आपका गुरुत्वाकर्षण की खोज हो, वो किसी एक आदमी के दिमाग में शुरुआती दौर पर आएगी, और वो विचार हर किसी को पहले गलत लगता है, और चूंकि मौलिक विचार है तो गलत तो लगना ही, बाद में लोगों को पता चल रही ये चीज़ें सही है। तो साइमन जी जो कौन, इरविन को लग रहा है गांधी से कुछ होने जाने वाला है नहीं, लेकिन इसका व्यापक इस तरह प्रभाव पड़ा कि अंग्रेजी सरकार के अर्थव्यवस्था का धज्जियां उड़ा दी, उसका कमर तोड़ दिया गया, उसके व्यापार में इतना हानि हुई। एक नमक पर एकाधिकार के चलते अंग्रेजों ने अपनी व्यापार की 50% से भी अधिक हानि उठा ली है। यहाँ तक समस्या आप लोगों को समझ में आई होगी। तो अब लोग देखते हैं कि इनका परिणाम क्या रहा। परिणाम आप लोग नोट करते जाएंगे। पहला परिणाम था ब्रिटेन से आने वाली वस्तुओं की आयात कमी हो गई। ब्रिटेन से जो आयात हो रहे थे सभी वस्तुओं के आयात में भारी गिरावट आई, ठीक है। दूसरा परिणाम क्या देखा गया, पश्चिमी तट से शुरू हुआ, जो हम बताए अभी फिगर बना के कि पश्चिमी तट से शुरुआत हुआ ये आंदोलन संपूर्ण भारत में फैल गया, संपूर्ण भारत में फैल गया, ठीक है। क्योंकि नमक से जुड़ा हुआ मामला है भाई, कौन बैठे चुप बैठे। उसके बाद इस आंदोलन में सभी वर्गों का साथ रहा। सभी वर्गों का मतलब इसमें पढ़े लिखे वर्ग, किसान, छात्र, महिलाओं को तो भी पहली यानी असहयोग आंदोलन के बाद ये ऐसा आंदोलन रहा जिसमें असहयोग आंदोलन से भी अधिक मात्रा में महिलाओं की भागीदारी देखी गई। महिलाएं इस आंदोलन का सहारा लेके शराबबंदी, नशाखोरी जैसे मुद्दे को भी समाज में उठाया ताकि पुरुष उस पर अत्याचार ना कर सके नशा के माध्यम से। ये सारी चीजें महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से देखी गई। और दूसरी बात, इस आंदोलन के जरिए वैश्विक स्तर पर, ये पॉइंट को लिखना नहीं भूलिएगा, वैश्विक स्तर पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को मान्यता मिल गई। वैश्विक स्तर पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को मान्यता मिली, ठीक है। उसके बाद अभी बोले कि जब दूसरी बात टैक्स देना छोड़ दिया लोगों ने अलग अलग जगह, तो अंग्रेजी सरकार के राजस्व में कमी आ गई, ठीक है। अगली पॉइंट क्या हो जाएगी कि गांधी जी और इरविन के बीच पहली बार अंग्रेज सरकार और भारतीयों के बीच बराबरी में वार्ता हुआ है। ऐसा नहीं कि अंग्रेज ऊपर बैठे हैं भारतीय नीचे बैठे हैं, बातचीत हो रही नहीं, बराबरी पर बैठकर अंग्रेज और भारतीयों के बीच वार्ता हुई, और इस वार्ता को गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और ये पैक्ट कब होती है, गांधी इरविन पैक्ट? गांधी इरविन पैक्ट होता है 5 मार्च 1931 को। कब हो रही है? 5 मार्च 1931 को। ये डेट याद रखना आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है क्यों नहीं होगा, ये डेट कितना खास है, ठीक है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होती है, जिसके बाद गांधी जी जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ तक क्लियर है? अब सुन ले, गांधी जी सितंबर अक्टूबर में ब्रिटेन में होने वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं उठता है, क्योंकि पृथक निर्वाचन की मांग उस समय वहां पर कौन कर रहे थे? अंबेडकर जी कर रहे थे, और गांधी जी चाह रहे थे कि पृथक निर्वाचन ना हो, नहीं तो देश टूटेगा। तो इस आधार पर मतलब पृथक चुनाव के आधार पर गोलमेज सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकलता है, और गांधी जी पुनः आकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन यह आंदोलन अब पुराने पहले वाला आंदोलन, गांधी इरविन पैक्ट के बाद आंदोलन रोक दी गई थी, लेकिन पहले वाला इसको समर्थन नहीं मिलता है, लोग इससे बोर हो चुके होते हैं, तो धीरे धीरे आंदोलन स्वतः समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से हम लोगों का सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से क्लियर हो गया। आप एक बार रिपीट करके वीडियो को देखिए, दिमाग में छप जाएगा, हमको पूरा यकीन है। हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन। भूमिका तैयार कीजिए, आप लोग क्या लिखिएगा? भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया तीसरा एवं अंतिम जन आंदोलन था। 3 ही जन आंदोलन तो है, तीसरा एवं
अंतिम जन आंदोलन कौन है? भारत छोड़ो आंदोलन है। आप लोग काम की बात, मजे की बात होता है, जो गांधी जी हमेशा अहिंसा का पूजा करते थे, भारत छोड़ो आंदोलन में क्या कह रहे हैं? करो या मरो। एकदम पूरा एग्रेसिव हो गए हैं बापू, ठीक है, करो या मरो का नारा देते हैं। तो अब लोग बात करते हैं गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया ये तीसरा जन आंदोलन था। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो एवं मरो का नारा दिया और इस आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को मुंबई, कौन सा जगह है? मुंबई की ग्वालिया टैंक मैदान, याद रखिएगा ये जगह, मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से हुई। ग्वालिया टैंक मैदान में गांधी जी ने एक जोशीला भाषण दिया और कहा या तो करो, लड़ो, आजादी लो, अन्यथा आजादी लेने के क्रम में शहीद हो जाओ, लेकिन अब गुलामी नहीं सहनी है। क्योंकि इस आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई, अगस्त में हुई, इसीलिए इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन में भारत छोड़ो का नारा दिया गया। किसका नारा दिया गया? भारत छोड़ो का नारा। और भारत छोड़ो नारा जो स्लोगन है, इनको तैयार किया है यूसुफ मेहर अली साहब। हालांकि गांधी जी का नाम आएगा, लेकिन अब आप लोग ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, 7-8 क्लास तक गांधी जी चलता है, लेकिन ये नारा स्लोगन तैयार किसके द्वारा की गई है? अंग्रेजी यूसुफ मेहर अली। यही यूसुफ मेहर अली जो है साइमन गो बैक का नारा लगाया। अभी जो पिछले बताया आपको कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा, जिसमें कि लाला लाजपत राय को चोट लगी, वो अलग टॉपिक है, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अगला क्लास में। तो हम लोग देखें यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा स्लोगन गढ़ा, स्लोगन तैयार किया और इस स्लोगन को लोकप्रिय गांधी जी ने बनाया। इस आंदोलन की शुरुआत में ग्वालियर टैंक मैदान में एक नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अरुणा आसफ अली जी। अरुणा आसफ अली, ये सब इंट्रो में लिखना है आपको। अरुणा आसफ अली जी तिरंगा फहराकर आंदोलन को हवा देते हैं, मतलब आंदोलन को तेज करते हैं। अब इस आंदोलन के कारण की बात करते हैं। कारण क्या है भारत छोड़ो आंदोलन का? सबसे पहला कारण बोलिए या उद्देश्य बोलिए, सबसे पहले क्रिप्स मिशन की विफलता। ये क्रिप्स मिशन क्या है? क्रिप्स मिशन को समझिए। क्रिप्स मिशन 1942 में अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को दिया गया एक प्रस्ताव है, जिसमें भारतीयों को एक अलग संविधान बनाने की छूट और भारतीयों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात की गई। डोमिनियन स्टेट का दर्जा क्या है कि जो है आप अपने लिए कानून स्वयं बनाएंगे, अपने लिए नियम स्वयं बनाएंगे, लेकिन सबसे ऊपर पद पर जो अधिकारी होगा वो अंग्रेज ही होगा। मतलब ये समझिए कि निचला वाला सब तो अधिकार आपका है, लेकिन मेन फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार किसका है? अंग्रेजों का। ये शॉर्ट में बता रहे हैं, हालांकि डोमिनियन स्टेट को मैं 3 घंटे का क्लास में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन शॉर्ट में बोल रहे हैं कि जो है ये हम लोग निचले स्तर का सारे फैसले भारतीय लेंगे अपने लिए, लेकिन जो मुख्य डिसीजन होगा वो कौन लेगा? अंग्रेज लेगा। लेकिन भारतीयों ने इस डोमिनियन स्टेट की दर्जा को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया और कहा कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो क्या बोल सकते हैं? क्रिप्स मिशन की विफलता। और क्यों विफलता है इसको एक्सप्लेन कर देंगे 10 लाइन में आप लोग, ठीक है। विफलता के कारण, क्योंकि डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अब पूर्ण स्वतंत्रता की मांग होने लगी है, ठीक है। दूसरा है कि आप जानते हैं कि 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला है और इसी बीच में भारत छोड़ो आंदोलन है, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों की सहमति के, मतलब भारतीय की सहमति लिए बगैर ही भारतीयों को क्या कर दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। तो इस कारण से भी भारतीयों में एक क्रोध का, आक्रोश का बातें आ गई। अब इस समय तक देश के अलग अलग भागों में क्या हो रही थी? उग्रवादी आंदोलन छिड़ रहा था और सारे उग्रवादियों को एक करके एक बड़ा आंदोलन का रूप देने के लिए जो है एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन चलाना जरूरी था। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? पूरे देश में ब्रिटिश विरोधी भावना का क्या हो रहा था? उदय हो रहा था। और अगला आपका सदाबहार पॉइंट, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो है वस्तुओं की कमी हो रही थी, जिससे लोगों में और भी ज्यादा क्रोध आ रहा था, महंगाई बढ़ रही थी। युद्ध जब भी होगी महंगाई बढ़ेगा ही, बेरोजगारी बढ़ेगा ही, भारतीय मारे जा रहे थे, लोगों में इसका बड़ी समस्या आ गई थी। अब इस आंदोलन को 3 चरण में चलाने की कोशिश की गई। कितने चरण में? 3 चरण में चलाने की कोशिश की गई इस आंदोलन को। पहला चरण क्या था? पहला चरण इस आंदोलन का था कि हड़ताल करेंगे। जो मजदूर है मिल के, वो काम पे नहीं जाएंगे। जो भारतीय छात्र है वो क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। तो पहला क्या है? हड़ताल और बाधा उत्पन्न करना।
ठीक है, हड़ताल करना या पहले बोल सकते हैं। दूसरा चरण इसका ये रहा कि आंदोलन को गांव तक पहुंचाना, ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाना, इस आंदोलन का दूसरा चरण रहा, ग्रामीण इलाकों तक, क्योंकि शहरी इलाकों में आंदोलन व्यापक स्तर पे चलता था लेकिन ग्रामीण इलाकों में कम होती थी। ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाना, ट्रेन, डाक, तार, अंग्रेजों की टेलीविजन की सुविधा, सब चीज को बंद करने का कोशिश करना, ये द्वितीय चरण का स्थिति है। और तीसरा चरण क्या था कि अंग्रेजी सरकार के समानांतर सरकार का गठन करना। जैसे बलिया में, सतारा में समांतर सरकार का गठन किया गया था, बलिया में, सतारा में समांतर सरकार का गठन करना। ये समांतर सरकार क्या होता है? अंग्रेजी सरकार है लेकिन हम नहीं मानेंगे, हम अपनी सरकार बनाएंगे, हम अपना राजा बनाएंगे, हम अपना मंत्री बनाएंगे, जो भी होगा समांतर सरकार का गठन करेंगे। तो इस आंदोलन का 3 चरण रहा, हड़ताल करना, ग्रामीण इलाकों तक आंदोलन को पहुंचाना, डाक तार वगैरह को बाधित करना दूसरा चरण में ही है, और समांतर सरकार का गठन करना। अब आते हैं इसकी सफलता क्या रही, तो आप लोग नोट कर लीजिए फटफट, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसकी सफलता रही कि द्वितीय पंक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर सफलता की बात करें। सफलता भविष्य के नेताओं का सामने आना। भविष्य के नेताओं का सामने आना का क्या है? देखो 8 अगस्त को आंदोलन की शुरुआत हो रही है। 8 अगस्त के मध्य रात्रि को, जिनको 00 बजे, मतलब रेलवे स्टेशन पे 12 बजता है तो वहाँ 00 आ जाता है ना, तो ऑपरेशन 0 आवर चला के सभी मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया, कस्तूरबा गांधी को उसी के साथ वहीं उनकी मृत्यु भी हो जाती है इसी आंदोलन के दौरान, कस्तूरबा गांधी का उसी आगा खां पैलेस में। उसके बाद जो है बांकीपुर जेल में आपके राजेंद्र प्रसाद को रखा गया, हजारीबाग जेल में आपको जो है किसको रखा गया? जयप्रकाश नारायण को रखा गया, जो कि हजारीबाग जेल से भाग नेपाल चले जाते हैं और वहाँ पर उन्होंने अपनी सेना का गठन कर लेता है। तो उस जितने भी बड़े नेता थे उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। जब बड़े नेता की गिरफ्तारी कर ली गई, यहाँ एक बड़ा चमत्कार इंडिया में होता है कि द्वितीय पंक्ति के नेता, उसके जो चेला चटिया थे, शिष्य लोग थे, उन्होंने आंदोलन को संभाला। राम मनोहर लोहिया मुख्य आंदोलन को संभालने वाला, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जिन्होंने रेडियो संचालन की सुविधा देखी आंदोलनकारियों के बीच। यानी द्वितीय पंक्ति, ये 2-3 नाम आप डाल देंगे कि पंक्तियों के नेताओं का उदय हो गया, भविष्य के नेताओं का उदय हो गया। उसके बाद है कि महिलाओं की भागीदारी व्यापक स्तर पर देखी गई। अगला चीज है स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया गया और स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इससे स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब इस आंदोलन की कुछ असफलताएं भी रही। असफलता क्या रही कि कहीं कहीं आंदोलन कुछ ज़्यादा हिंसक होने की वजह से अंग्रेजों ने इनको क्रूर रूप से दबाया, क्रूरतापूर्वक आंदोलन को दबा दी गई। दूसरी असफलता क्या रही? मुस्लिम लीग का समर्थन ही नहीं प्राप्त है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद आज़ादी में मुस्लिम लीग का योगदान माइनस में है। वो लोग एक ही राग अलाप रहे हैं, पाकिस्तान दो, पाकिस्तान दो, पाकिस्तान दो, बांटो तभी जाओ, नहीं तो मत जाओ, तुम ही लोग राज करो। ठीक है, तो मुस्लिम लीग का समर्थन नहीं मिला और बंटवारे की मांग करने लगी, जिससे आंदोलनकारियों में थोड़ी फूट पड़ गई। हालांकि कुछ साल बाद ही हमारा देश आज़ाद हो गया, क्लियर हो चुकी थी यहाँ से कि अब देश आज़ाद हो जाएगी। इसका आप लोग कंक्लूजन खुद से लिख लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 3-4 टॉपिक के साथ। ये जो 3 क्लास पढ़ाया गया, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो और असहयोग, इसमें से एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का रहेगा पक्का।